हरियाणा के पानीपत शहर में जीटी रोड पर एक मंदिर है। इस मंदिर का नाम गौशाला मंदिर है। इस मंदिर में अंदर एक छोटा सा कमरा भी बनाया हुआ था। जो व्यक्ति इस मंदिर की देखभाल करता है यह उसके रहने के लिए था। अब यह दिन था 5 सितंबर 2017 का। शाम के तकरीबन 7 बजे इस मंदिर की देखभाल करने वाला व्यक्ति मंदिर में आता है। जैसे ही वह इस रूम में जाकर उसकी लाइट ऑन करता है तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। दरअसल उस कमरे में एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी और उस लड़की के चेहरे को तेजाब से जलाया हुआ था। यह व्यक्ति बिना देरी किए पानीपत पुलिस को कॉल करता है। कुछ देर के बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। शुरुआती छानबीन में पता चलता है कि इस लड़की को मारने के बाद इसके चेहरे को तेजाब से जलाया गया है ताकि इसकी पहचान ना की जा सके। लेकिन जब पुलिस इस कमरे की तलाशी लेती है तो पुलिस को वहां पर एक मोबाइल, एक आधार कार्ड और एक कॉलेज का आईडी कार्ड भी मिल जाता है। उस आईडी कार्ड पर उस लड़की का नाम, पता, किस कॉलेज में वह पढ़ती थी, सब कुछ लिखा हुआ था। पुलिस को पता चलता है कि इस लड़की का नाम ज्योति है और यह बराना इलाके में रहने वाली है। साथ ही यह आर्य कॉलेज में बीए 3rd ईयर की स्टूडेंट है। क्योंकि पुलिस को वहां से आईडी कार्ड और मोबाइल भी मिला था तो उसी मोबाइल से पुलिस उसके घर वालों को संपर्क करती है और उन्हें बताती है कि जीटी रोड पर गौशाला मंदिर में उन्हें एक लड़की की लाश मिली है, आप आकर उसकी पहचान कर लीजिए। घर वाले दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां अपनी बेटी के कपड़े देखकर, उसका मोबाइल, उसकी आईडी, यह सब देखकर कहते हैं कि यह उनकी बेटी है जिसका नाम ज्योति है और यह आर्य कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या का केस फाइल करके इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। स्वागत आप सभी देखने वालों का, मैं दानिश अंसारी। आज की जो सच्ची घटना आप सुनने जा रहे हैं यह घटना हरियाणा पानीपत की है। मैं बात कर रहा हूँ 6 सितंबर 2017 की, जिस दिन पुलिस को ज्योति नाम की लड़की की लाश पानीपत के जीटी रोड पर एक गौशाला नाम के मंदिर में मिलती है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल करने के बाद लाश ज्योति के घर वालों को सौंप देती है। उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और पुलिस को इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। लेकिन 6 सितंबर 2017 की शाम तकरीबन 7 बजे उसी पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आता है और वो पुलिस को कहता है कि उसकी सिमरन नाम की बेटी पिछले 48 घंटों से लापता है। पुलिस अब उसकी डिटेल मांगती है तो वो बताता है कि उसकी बेटी का नाम सिमरन है, वो आर्य कॉलेज में बीए 2nd ईयर की स्टूडेंट है और 5 सितंबर 2017 की सुबह वो कॉलेज गई थी। उसके बाद वह पूरा दिन घर नहीं आई और आज यानी कि 6 सितंबर की शाम अब तक भी वो घर नहीं आई। अब यहाँ पर लड़की जो आर्य कॉलेज में पढ़ती है उसकी तो डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, साथ ही एक दूसरी लड़की जो आर्य कॉलेज में पढ़ती थी वो यहाँ पर मिसिंग थी। कहीं ना कहीं पुलिस को यहाँ पर दाल में कुछ काला लगता है। पुलिस इस दूसरी लड़की सिमरन की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करके और इस केस की भी छानबीन शुरू कर देती है। अगले दिन यानी 7 सितंबर 2017 को पुलिस यहाँ पर सिमरन और ज्योति दोनों के ही केस की छानबीन करने के लिए आर्य कॉलेज में पहुँच जाती है। वहाँ पर इन दोनों लड़कियों के बारे में स्टाफ से या फिर जो उनके क्लासमेट होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है। छानबीन करने पर पुलिस को एक नाम मिलता है जो होता है कृष्ण कुमार। दरअसल ज्योति और सिमरन के दोस्त पुलिस को बताते हैं कि ज्योति थी जिसकी हत्या हो चुकी थी, उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम होता है कृष्ण कुमार। हालांकि वो आर्य कॉलेज में नहीं पढ़ता था, वो एक दूसरे कॉलेज में पढ़ता था जिसका नाम एसडी कॉलेज है और वहाँ पर वो बीए 3rd ईयर का स्टूडेंट था। लेकिन अक्सर वह आर्य कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड ज्योति से मिलने के लिए आया करता था और कुछ दिन पहले उनके क्लासमेट ने ज्योति के साथ कृष्ण कुमार को देखा था, बल्कि साथ में वो दूसरी लड़की सिमरन जो लापता थी उसको भी देखा गया था। अब पुलिस यहाँ पर सबसे पहले कृष्ण कुमार की तलाश में लग जाती है क्योंकि शक की सारी सुई कृष्ण कुमार की तरफ ही इशारा कर रही थी। आगे केस का खुलासा इसी के मिलने पर से हो सकता था। पुलिस इसके घर, इसके एड्रेस पर जब पहुँचती है तो पता चलता है कि 5 सितंबर 2017 की सुबह से ही कृष्ण कुमार अपने घर से गायब है। उसका मोबाइल नंबर लेकर जब उस पर कॉल की जाती है तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। अब कहीं ना कहीं पुलिस को डाउट होने लगता है कि हो ना हो इस कहानी में कृष्ण कुमार का कोई ना कोई अहम रोल ज़रूर है।
अब पुलिस यहाँ पर ज्योति, सिमरन और कृष्ण कुमार तीनों के मोबाइल नंबर लेकर उनकी जांच शुरू कर देती है। इस जांच में पुलिस को यह मालूम चलता है कि जो ज्योति है वो कृष्ण कुमार की गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि इनकी कॉल डिटेल में वो घंटों तक आपस में बातें करते थे। साथ ही पुलिस को यह भी पता चलता है कि कृष्ण कुमार के पास सिमरन का भी मोबाइल नंबर था, यानी कि वो दूसरे लड़के की जो पिछले 48 घंटों से गायब थी उसके साथ भी कृष्ण कुमार बात किया करता था। और कॉलेज में जो दोस्त हैं उन्होंने भी यही बताया था कि ये तीनों आपस में दोस्त थे। और यहीं पर मोबाइल नंबर की जांच करते हुए एक और नाम सामने आता है जो होता है मंजीत। दरअसल ये जो दूसरी लड़की जो लापता थी जिसका नाम सिमरन था, इसका बॉयफ्रेंड जो मंजीत था। और यहाँ पर पुलिस मंजीत के साथ अब पूछताछ शुरू कर देती है। मंजीत पुलिस को अपने घर पर ही मिल जाता है। मंजीत से पूछताछ में पता चलता है कि 5 सितंबर 2017 को जो कृष्ण कुमार है उसने सिमरन को और साथ में मंजीत को कॉल करके जीटी रोड के गौशाला मंदिर में बुलाया था। उसने कहा था कि वहां आ जाना, हमें बैठकर कुछ प्लान करना है। लेकिन किसी वजह से जो मंजीत होता है वह उस दिन जीटी रोड पर गौशाला मंदिर में नहीं पहुंच पाता है। लेकिन उसे यह बात मालूम थी कि वहां पर सिमरन जरूर गई थी और साथ में वहां पर उसके साथ ज्योति भी गई थी। अब इस केस में थोड़ा सा पुलिस उलझ जाती है। पुलिस को अभी तक यह लग रहा था कि ये जो कृष्ण कुमार नाम का लड़का है इसने ज्योति की हत्या की है, और हो सकता है इसका जो अफेयर है वो सिमरन के साथ भी चल रहा हो जो कि मंजीत की गर्लफ्रेंड थी, और हो सकता है कि यह सिमरन को लेकर फरार हो गया हो। इसी स्टोरी को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है वो कृष्ण कुमार के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा देती है। 10 तारीख को जो कृष्ण कुमार का मोबाइल है वो कुछ देर के लिए ऑन होता है। पुलिस उसे ट्रैक करती है तो उसकी लोकेशन शिमला में पाई जाती है। एक टीम बिना देरी किए हुए शिमला पहुंच जाती है। पुलिस के पास कृष्ण कुमार के, सिमरन के साथ में ज्योति के फोटोग्राफ्स थे। वो फोटो दिखाकर वहां पर होटलों में छानबीन की जाती है। तो रॉयल होटल से एक होटल होता है, कृष्ण कुमार वहां पर मौजूद था। जो लड़का होटल के रिसेप्शन पर होता है वो कृष्ण कुमार को पहचान लेता है और वह पुलिस को कहता है कि जिस लड़के की आप तलाश कर रहे हैं वह पिछले 2 दिनों से हमारे होटल में ही रुका हुआ है। होटल के स्टाफ के बताने के अनुसार पुलिस उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है जहां पर कृष्ण कुमार रुका हुआ था। जब पुलिस दरवाजा खटखटाती है तो कृष्ण कुमार दरवाज़ा खोलने के लिए आता है। वह पुलिस को देखकर घबरा जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा घबराने वाली बात पुलिस के लिए यह आती है कि कृष्ण कुमार के पीछे पीछे चलकर एक लड़की आती है, और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही ज्योति थी जिसकी 5 सितंबर 2017 को मंदिर में लाश मिली थी। अब पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से परेशान हो जाती है, क्योंकि उन्हें अभी तक यह लग रहा था कि कृष्ण कुमार ने ज्योति की हत्या की है और सिमरन के साथ भागा है। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा ही था। यहाँ पर सब पुलिस कृष्ण कुमार और उसके साथ ज्योति को अरेस्ट कर लेती है। इन्हें शिमला से हरियाणा लाया जाता है और यहाँ पर सारा सच खुलकर सामने आता है। यहाँ पर पुलिस को बताता है कि ये जो कृष्ण कुमार है इसकी दोस्ती कुछ साल पहले ज्योति नाम की लड़की से हुई थी। ये दोनों आपस में बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं। इनमें प्यार हो जाता है और यह प्यार इतना बढ़ चुका था कि ये दोनों शादी करना चाहते थे, और इसी के चलते दोनों ने अपने घर पर इस बारे में बात की। लेकिन घर वाले शादी से इनकार कर देते हैं, साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जात के होते हैं। अब इसी के चलते जो कृष्ण कुमार है और जो ज्योति है वो कहते हैं कि किसी भी तरीके से हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हम लोग साथ में रह सके, और यहीं पर इनके दिमाग में एक खौफनाक प्लान आता है। दरअसल किसी फिल्म में इन्होंने कुछ ऐसा देखा था कि अगर ये यहाँ पर घर वालों को ये यकीन दिला दे कि ज्योति और जो कृष्ण कुमार हैं वो मर चुके हैं, तो घर वाले इन्हें कभी ढूंढेंगे नहीं, और फिर आराम से ये दूसरे शहर में जाकर अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे। और इसी के चलते एक प्लान बनाते हैं कि इन्हें एक ऐसी लड़की और लड़के की तलाश करनी है जो कद काठी में इनके जैसा दिखता हो, और फिर वो उसे मार देंगे, उनकी लाश को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे ताकि वे पहचान में ना आए। दुनिया वालों को लगेगा कि ज्योति और कृष्ण कुमार वो मर चुके हैं और फिर ये चले जाएंगे। और इसी के चलते जो ज्योति है वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाली सिमरन से दोस्ती करती है, साथ ही जो कृष्ण कुमार है वो मंजीत नाम के लड़के से दोस्ती करता है। इनकी कदकाठी आपस में मिलती थी, और उसके बाद ये 5 सितंबर 2017 को सिमरन और मंजीत
दोनों को मारने का प्लान बनाते हैं। ये जो कृष्ण कुमार होता है ये मंजीत को कॉल करके गौशाला मंदिर में बुलाता है। साथ ही ज्योति होती है, वह सिमरन को कॉल करके गौशाला मंदिर में बुला लेती है। सिमरन मासूम थी, उसे मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वह मंदिर चली जाती है। लेकिन मंजीत कोई काम था इसलिए वो मंदिर नहीं जाता, और जब सिमरन अकेले ही मंदिर में जाती है तो यह अपने प्लान को अंजाम देते हैं। वे दोनों सिमरन को कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवाई मिलाकर बेहोश कर देते हैं, और फिर यह ज्योति और जो कृष्ण कुमार हैं दोनों मिलकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। फिर उसके चेहरे पर तेजाब डालकर उसे पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं, और फिर जो ज्योति होती है वो अपने कपड़े सिमरन को पहना देती है, अपना जो मोबाइल है वहाँ पर डाल देती है, अपने कॉलेज की आईडी और अपना आधार कार्ड वह भी वहीं पर डाल देती है, ताकि पुलिस को और सभी को यह लगे कि यह जो लाश है ये ज्योति की है, जबकि वह लाश ज्योति की नहीं बल्कि सिमरन की थी, जो यहाँ पर 48 घंटों से गायब थी और जिसके पिता पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट लिखवाने गए थे। अब सिमरन को मारने के बाद ये दोनों मंजीत का भी इंतज़ार करते हैं, लेकिन मंजीत वहाँ पर किसी वजह से नहीं आता है। उसके बाद ये दोनों घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि कुछ हद तक वो अपने प्लान में कामयाब हो चुके थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योति के घर वालों को यही लग रहा था कि ज्योति मर चुकी है, किसी ने उसकी हत्या कर दी है, जबकि ज्योति बिल्कुल फ्री होकर शिमला में अपने बॉयफ्रेंड के साथ हनीमून मना रही थी। दरअसल भागने के बाद इन्होंने मंदिर में शादी भी की, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है। लेकिन उसके बाद पुलिस इन्हें पकड़ लेती है और इस पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। सारे सबूतों और सारे गवाहों को आधार पर चार्जशीट दाखिल की जाती है, कोर्ट में केस चलता है। यह मामला 2017 का है और 2020 में जब इसका फैसला आने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त जेल में यह जो कृष्ण कुमार है इसकी मौत हो जाती है। दरअसल इसे ट्यूबरक्लोसिस नाम की एक बीमारी थी, जिसके कारण जेल में उसकी मौत हो जाती है। अब ये जो ज्योति है ये भी जेल में ही थी और 2023 में आकर कोर्ट की तरफ से इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। कहीं ना कहीं इन दोनों को लग रहा था कि यह कांड करने के बाद ये दोनों बच जाएंगे, लेकिन कृष्ण कुमार को तो ऊपर वाले ने ही सज़ा दे दी और बची कुची जो सज़ा ज्योति को मिलनी थी वो कोर्ट की तरफ से उसे मिल चुकी है। लेकिन इस पूरी घटना को सिमरन नाम की जो लड़की है वो बुरी तरह से फंस गई, उसका इसमें भी कोई कसूर नहीं था। हालांकि मंजीत की किस्मत अच्छी थी कि उस दिन वो गौशाला मंदिर नहीं गया और वह आज जिंदा है, उसकी जान बच गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको सावधान करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद दोस्तों।